ये रिव्यू एक्सरसाइज 1 है जो पिछली आपको दी थी, ध्यान दें। बिल्कुल आसान है, फर्स्ट प्रॉब्लम देखें और जो दूसरी पॉसिबिलिटी है वो भी मैं आपको बताता जाऊंगा। तो जैसे ये आपके पास है, ये है कंजुगेट डाइईन। कंजुगेट डाइईन होपफुली आपने ट्राई कर लिया होगा। ट्राई कर लिया, बहुत बढ़िया है। नहीं किया तो आप उसको जल्दी जल्दी लिखते जाएं। अगर HBr1 इक्विवेलेंट डालते हैं तो एक डबल बॉन्ड आपको खत्म करना है, केवल एक डबल बॉन्ड। एक डबल बॉन्ड जब आप कंज्यूम करेंगे तो दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक तो ये बनेगा और एक ये बनता है, ये दो प्रोडक्ट बनते हैं। पहले प्रोडक्ट को कहते हैं 1,2 एडक्ट। एडक्ट मतलब एडिशन प्रोडक्ट। और दूसरा नाम है इसका काइनेटिक प्रोडक्ट। और ये होता है लो टेम्परेचर पे बनता है ये। दूसरा प्रोडक्ट कहलाता है 1,4 एडक्ट और थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। और ये मिलता है आपको हाई टेम्परेचर। अब लो टेम्परेचर में कितना लो? तो आंसर है कोई भी लो टेम्परेचर हो सकता है, 0 डिग्री से लेके निगेटिव में एनी टेम्परेचर, ये सब लो डिग्री है। एनी टेम्परेचर इन नेगेटिव और एनी टेम्परेचर इन पॉजिटिव हाई टेम्परेचर है। +5 डिग्री भी इस रिएक्शन के लिए हाई टेम्परेचर है। सिंप्लीफाइड कहें तो निगेटिव में टेम्परेचर गिवन हो तो आप बनाएंगे 1,2 एडक्ट। पॉजिटिव में टेम्परेचर गिवन हो तो 1,4 एडक्ट बनाएंगे। ठीक है, इसको समझना हो कि ये हुआ कैसे, तो अब वो बेसिक बातें आपको यूज करनी होंगी जो ऑलरेडी आप बोर्ड एग्जाम के लिए भी लिख चुके हैं। वो ये कि सीसी पाई बॉन्ड ब्रेक होता है इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस में। ये इलेक्ट्रोफाइल है H+ आयन, सीसी पाई बॉन्ड टूटता है इसकी प्रेजेंस में। ये कार्बोकैटायन बन गया। अगर Br- इसी कार्बोकैटायन पे ऐड कर दें तो प्रोडक्ट मिलेगा 1,2 एडक्ट। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज तो डबल बॉन्ड के नेक्स्ट एटम पे है। डबल बॉन्ड के नेक्स्ट एटम पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आए तो वो डीलोकलाइज हो जाता है। तो ये इसका कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, डीलोकलाइज्ड हो जाता है। और फिर Br- ऐड हो तो क्या मिलता है आपको? 1,4 एडक्ट। ठीक है, तो जो यहाँ पे नाम आया थर्मोडायनेमिक, थर्मो मतलब होता है हाई टेम्परेचर, एनर्जी के फॉर्म को ही थर्मो कहते हैं। तो हाई टेम्परेचर पे जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो 1,4 एडक्ट। ठीक, तो ये हो गई प्रॉब्लम नंबर 1। जिनको लिखना है लिखते जाएं, जिन्होंने कर लिया बहुत बढ़िया। और ये आपको आएगा तो सारे टाइप कवर हो जाएंगे। नंबर 2। नंबर 2 आपके पास है विनाइल क्लोराइड। इसका नाम है विनाइल क्लोराइड। ये ग्रुप कहलाता है विनाइल ग्रुप। और इसमें आपने डाल दिया HBr तो प्रोडक्ट बनता है जेमिनल डाई हैलाइड। ध्यान देना, जेमिनल डाई हैलाइड बनता है। मतलब Br उसी कार्बन पे जाएगा जहां पहले से हेलोजन है।
ठीक। इसको ऐसे भी कह सकते थे कि अगर आपके पास मान लो ट्रिपल बॉन्ड है और 2 मोल HBr ऐड करें तो क्या मिलेगा आपको प्रोडक्ट? दोनों Br एक ही कार्बन पे जाएंगे। ठीक। इसका रीजन ये है कि जब आप ये पाई बॉन्ड तोड़ेंगे H+ की प्रेजेंस में तो 2 जगह कार्बोकैटायन बन सकता है। कार्बोकैटायन इस कार्बन पे आ सकता है, ये CH3 हो जाएगा, या ये भी बन सकता है CH2+ और H इस पे आ जाए। 2 कार्बोकैटायन आपको मिल सकते हैं, डिपेंड करता है H प्राइमरी पे गया या H इस पे आया। 2 कार्बोकैटायन में ये मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, और मोर स्टेबल कार्बोकैटायन जहां है वहीं पे Br- आएगा तो ये मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेस स्टेबल कार्बोकैटायन पे अगर Br आया तो वो माइनर प्रोडक्ट होगा। अब आपके मन में आएगा कि ये मोर स्टेबल क्यों है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। नंबर 1 है +m इफेक्ट ऑफ Cl। ठीक है। दूसरा फैक्टर है +I इफेक्ट ऑफ CH3। तीसरा फैक्टर है हाइपर कंजुगेशन, α H3 है, ये अल्फा कार्बन हो जाएगा। ये तो स्टेबलाइजिंग है, ये तीनों स्टेबल कर रहे हैं, लेकिन एक डीस्टेबलाइजिंग भी है, -I इफेक्ट ऑफ Cl। होता क्या है, मेजॉरिटी बच्चे ये तीन तो सोचते नहीं है, केवल -I सोचते हैं, इसलिए आंसर गलत हो जाता है। मेजॉरिटी की जो आदत होती है वो केवल इंडक्टिव के बारे में फोकस करते हैं, इसलिए आंसर्स गलत होते हैं। तो ये 3 स्टेबलाइजिंग फैक्टर है, एक डिस्टेबलाइजिंग है, तो ऑब्वियसली बात है स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स ज्यादा हैं, यही डोमिनेट करेंगे। सेकंड केस में मामला डिफरेंट है, ये पूरा ग्रुप CH2Cl -I इफेक्ट दिखाता है, तो डिस्टेबलाइजिंग हो गया। दूसरा α H भी कम है, कितने α H हैं इसके एडजेसेंट कार्बन पे? 2। यहाँ कितने हैं? 3। समझ में आ गया? तो हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन हो गया और इस पे Br आएगा। आप देखोगे पास्ट ईयर में अकेले कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी भी पूछी जाती है। ठीक। तो 3 फैक्टर होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, +I, मीसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन, जिसमें क्या काउंट करना है? अल्फा हाइड्रोजन। जो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग होता है वो +M होता है, दूसरे नंबर पे हाइपर कंजुगेशन, तीसरे नंबर पे कौन आता है? +I। ठीक। तो ये हो गई प्रॉब्लम नंबर 2। नंबर 3 देखो। नंबर 3, इसमें आपके पास NBS है। NBS ये सोर्स होता है Br फ्री रेडिकल का, पूरा नाम है इसका एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड, सक्सिनिक एसिड का एमाइड है, और ये सोर्स होता है Br फ्री रेडिकल का। काम की चीज ये है, Br फ्री रेडिकल का सोर्स है, और ये डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पे, इस कार्बन का नाम है एलाइल, यहाँ पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पे फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल बनेंगे। तो एलाइल पोजीशन पे ब्रोमिनेशन के लिए NBS यूज करते हैं। ठीक है, 1 इक्विवेलेंट डाला मतलब मोनोब्रोमिनेशन करना है। रिएक्शन का नाम है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है।
नंबर 4, आपके पास है सिस एल्कीन। सिस एल्कीन, सिस एल्कीन में आपने ब्रोमीन ऐड कर दिया, तो ध्यान दें इसमें, ये होता है एंटी एडिशन। पहली बात तो ये दिमाग में रखें, एंटी एडिशन होता है। एंटी मतलब एक बी आर प्लेन के ऊपर से ऐड होगा तो दूसरा बी आर प्लेन के नीचे से। दोनों बी आर प्लेन के सेम साइड से ऐड नहीं होंगे। एक बी आर प्लेन के नीचे से आएगा तो दूसरा बी आर प्लेन के ऊपर से आएगा। तो प्रोडक्ट में ऑप्शंस में क्या बना होगा वो ध्यान देना। ऑप्शंस में ये बने होंगे, फिशर प्रोडक्शंस आते हैं, और ये सबसे टफ प्रॉब्लम में गिनी जाती है। इससे टफ प्रॉब्लम आपके एग्जाम में नहीं आएगी। एक ये बना दिया और दूसरा इसकी इमेज, दूसरा इसकी इमेज। तो एक बी आर प्लेन के नीचे से ऐड होगा और एक बी आर प्लेन के ऊपर से ऐड होगा। इस एडिशन को क्या कहते हैं? एंटी एडिशन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये होगा सिस एल्कीन में। अगर आप ट्रांस एल्कीन बना दोगे तो वो कुछ नहीं करना, यहाँ पे CH3 और H की पोजीशन बदल दो बस, तो प्रोडक्ट किसका हो गया? ट्रांस एल्कीन का। क्योंकि इसकी ट्रांस एल्कीन बनानी है तो आपको क्या करना है? CH3 और H ही तो बदलने हैं। ऊपर H करो, नीचे क्या कर दो? ट्रांस बन गया। तो प्रोडक्ट में भी क्या करो? CH3H बदल लो। CH3H अगर मैं बदल दूं किसी एक कार्बन के, तो ये ट्रांस का प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि कार्बन चेन वर्टिकल आ जाए तो इन तीन ग्रुप को सीक्वेंस में बदल सकते हैं। आपको पता है कायरल कार्बन के अबाउट तीन ग्रुप सीक्वेंस में बदल देते हैं, नोट कर लो ये। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तीन ग्रुप को सीक्वेंस में बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऊपर CH3 जाएगा, यहाँ H आ जाएगा, यहाँ Br आ जाएगा। ये कहलाता है मीजो कंपाउंड, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, दो दो कायरल कार्बन हो। क्या कहते हैं इसको? मीजो कंपाउंड। पिछली क्लास में ही बताया था, मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन। और इसमें एक डेक्स्ट्रो होगा और एक लीबो होगा, बिल्कुल बराबर अमाउंट में बनेंगे। तो मिक्सचर को क्या कहेंगे? रेसमिक मिक्सचर। तो ये मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ड्यू टू एक्सटर्नल कंपेंसेशन। ठीक है, ये लास्ट क्लास में आपको सारा बता ही दिया मैंने। नंबर 5, आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH3, इसमें आपने Br2 डाला, प्रोडक्ट ये बनेगा। दोनों कार्बन पे, और एक्वस KCl भी है, दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पे Br नहीं आएगा। Br आएगा प्राइमरी पे और Cl दिखेगा सेकेंडरी पे। रीजन ये है, मैकेनिज्म ये है इसकी, कि Br प्लस की प्रेजेंस में पहले ब्रोमोनियम आयन बनता है, ब्रोमोनियम आयन बनता है। ठीक है, ब्रोमोनियम आयन बन गया, साथ में ब्रोम इसके Br माइनस भी है, क्योंकि पूरा मॉलिक्यूल क्या है? Br2। तो जिस साइड से Br आया उसी साइड से Br माइनस उसके साथ साथ रहेगा। ये इंटरमीडिएट है। अब क्या होता है,
अगर इसकी जगह कार्बन डाइसल्फाइड होता, इफ CS2 अगर ये प्रेजेंट होता, तो हम ये कहते हैं कि ये Br- अपोजिट साइड आके फिर दूसरे कार्बन पे ऐड होगा। लेकिन एक्वस के Cl का मतलब है न्यूक्लियोफाइल मीडियम में ऑलरेडी हैं, तो Br- को ट्रेवल करके अपोजिट साइड आने में जो टाइम लगेगा उसका फायदा कौन उठाएगा? Cl-, ये ऐड हो जाएगा सेकेंडरी कार्बन पे, क्योंकि ब्रेकिंग यहां से होगी जिससे सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा और ये ऐड होगा फिर उस पर। अगर ब्रेकिंग यहां से करते तो कौन सा कार्बोकैटायन बनता? प्राइमरी। कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है? सेकेंडरी। तो इसलिए सेकेंडरी कार्बन पे Cl दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ये है प्रॉब्लम नंबर 5। नंबर 6 देखो, 5 और 6 एक से ही है। 5 और 6 बिल्कुल कॉपी है। इसमें क्या किया गया है, इसमें ध्यान देना क्या किया है। जैसे आपके पास ये मॉलिक्यूल है, इसमें पहले आयोडोनियम आयन बन जाएगा, I- उसके साथ होगा। 4 कार्बन बाहर की ओर है, डबल बॉन्ड 3 और 4 के बीच है, पहले ये आयोडोनियम आयन बनेगा। अब सेम लॉजिक, I- अपोजिट साइड आके ऐड हो, उससे पहले कौन ऐड हो जाएगा? नाइट्रोजन, ये भी तो न्यूक्लियोफाइल है। तो सीधा पॉइंट ये है कि अगर कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल है ना, तो I- या जो यहाँ Br- था उसको ऐड होने का मौका ही नहीं मिलेगा, बिकॉज दैट हैज टू ट्रेवल टू अपोजिट साइड। बिफोर दैट already present anion will get added to C double bond से। तो ये कितने मेंबर रिंग बन जाएगी? नाइट्रोजन से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बनेगी, और यहां से ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये आई पे जाएगा, और फिर एन पे पॉजिटिव आएगा, वहां से प्रोटॉन फ्री कर देंगे, तो ये बन जाएगा ओवरऑल। ये बनेगा, ये है 1 2 3, ये कार्बन नंबर 4 है। ये आंसर होगा 6th प्रॉब्लम का। 7th प्रॉब्लम, आपके पास है दो डबल बॉन्ड आइसोलेटेड, और आपको ऐड करना है 1 इक्विवेलेंट ब्रोमीन। तो ये C डबल बॉन्ड C मोर रिएक्टिव है, और जो C डबल बॉन्ड C ज्यादा रिएक्टिव है उसके अक्रॉस एडिशन होगा आपको कैसे सोचना है क्यों ये ज्यादा रिएक्टिव है। तो अब तक आपने इतने एग्जाम्पल लिख लिए, या तो साइक्लिक हेलोजन आयन बनता है, या फिर सीधे कार्बोकैटायन बनता है, या आपने लिखे इससे पीछे सीधे कार्बोकैटायन बना। अब आप बताओ किस डबल बॉन्ड के अक्रॉस कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बन पाएगा? ये टर्शरी कार्बन है, इसके अक्रॉस ब्रेक करें तो यहाँ ज्यादा स्टेबल बनेगा। ये दोनों कैसे कार्बन है? सेकेंडरी। तो सीधा पॉइंट ये है कि ईथीन सबसे कम रिएक्टिव होता है, प्रोपीन उससे ज्यादा रिएक्टिव। जैसे जैसे डबल बॉन्ड पे मिथाइल ग्रुप बढ़ते जाएंगे, रिएक्टिविटी इंक्रीज होती जाएगी। ये लॉजिक है 7th प्रॉब्लम में। 8th प्रॉब्लम देखें,
8th प्रॉब्लम एनसीईआरटी में एक एक्सरसाइज में एल्कोहल में प्रॉब्लम दी गई है, ये बिल्कुल वैसे ही है, रिंग एक्सपेंशन। तो HCl ऐड करेंगे तो प्रोडक्ट ये बनता है 6 मेंबर रिंग और टर्शरी हैलाइड। 2 बार रीअरेंजमेंट करनी है। पाई बॉन्ड तोड़ के पहले आप सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनाएंगे, रिंग के नेक्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव है, व्हाट विल हैपन, रीअरेंज हो जाएगा, रिंग एक्सपेंड हो जाएगी। रिंग एक्सपेंड होने के बाद बनेगा सेकेंडरी कार्बोकैटायन। फिर इसके बाद एक अरेंजमेंट और करनी पड़ेगी, हाइड्राइड ट्रांसफर। सेकेंडरी को किस में बदलना होगा, टर्शरी में। अब इससे ज्यादा स्टेबल नहीं हो सकता, तो इसके बाद आप ऐड कर दो Cl-, तो ये बन जाएगा। ये है प्रोडक्ट नंबर 8। प्रोडक्ट नंबर 9 देखें। प्रोडक्ट नंबर 9 में आपके पास ये केस है, ये डबल बॉन्ड है बीच में जिस पे हमें एडिशन करना है। इस डबल बॉन्ड पे हमें एडिशन करना है। आपको बस इतना सोचना है कि इनमें से कौन से सेकेंडरी कार्बन पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता है। एक सेकेंडरी कार्बन मिथाइल के अपोजिट है, एक सेकेंडरी कार्बन इथाइल के अपोजिट है। आप सबको मालूम है कि मिथाइल मोर एक्टिवेटिंग है। क्यों मोर एक्टिवेटिंग है मिथाइल, क्योंकि α H3 है, इसमें α H केवल 2 ही है, तो इस कार्बन पे आएगा Cl। जहां ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा इस पे Cl आएगा। ठीक है, ध्यान रखना है आपको कि बेंजीन रिंग से मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कनेक्टेड हो, देन नेवर थिंक इंडक्टिव इफेक्ट। अगर सोच लिया तो आंसर गलत हो जाएगा। ऑलवेज थिंक हाइपर कंजुगेशन एंड काउंट अल्फा हाइड्रोजन। अगर मिथाइल इथाइल प्रोपाइल बेंजीन रिंग से कनेक्टेड हैं, बेंजीन रिंग से कनेक्टेड हैं, देन ऑलवेज टेक हाइपर कंजुगेशन। इसलिए मिथाइल ग्रुप सबसे ज्यादा एक्टिवेटिंग होता है। 10th प्रॉब्लम देखें। 10th पहली रिएक्शन तो कॉल्स इलेक्ट्रोलिसिस है। कॉल्स इलेक्ट्रोलिसिस, करंट पास कर दी, साइक्लोपेंटीन बन जाएगा, और फिर इसमें Br2 ऐड कर दिया। एल्कोहल सॉल्वेंट है तो 3-4 बार अब तक आप कर ही चुके हैं। दोनों कार्बन पे Br नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा दोनों कार्बन पे Br, क्योंकि मीथेनॉल कैसा होता है, न्यूक्लियोफाइल। तो 3-4 बार मैकेनिज्म आप लिख चुके हैं अब तक सेम। ये है P11। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 11 देखें। आपके पास है ये मॉलिक्यूल, पोटेशियम सॉल्ट और सोडियम सॉल्ट ले लें, सोडा लाइम के साथ हीट करें। सोडा लाइम क्या करता है, डी कार्बोक्सिलेशन, एल्केन बनाता है, तो COO बाहर चला जाएगा, इसे कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट को एल्केन में बदलता है। फिर आपने इसका किया मोनोब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन टर्शरी कार्बन पे होते हैं मेनली। ब्रोमिनेशन कर दिया, ठीक है।
ये हो गया प्रोडक्ट P13। फिर आपने LDA डाल दिया। LDA या पोटेशियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड एक ही काम करते हैं, वो है एलिमिनेशन एंड हॉफमैन एल्कीन बनाते हैं। तो अल्फा कार्बन से Br जाएगा, बीटा कार्बन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये दोनों तो लाइक हैं। तो हॉफमैन एल्कीन बनना है तो ये टर्मिनल डबल बॉन्ड आएगा, हॉफमैन एल्कीन। वाई हॉफमैन एल्कीन? बिकॉज अटैकिंग रिएजेंट इज बल्की और क्राउडेड। LDA पूरा नाम क्या है? लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड। नेक्स्ट देखो प्रॉब्लम नंबर 12। ये आपके पास है 1 ब्यूटीन। इस स्टेप को कहते हैं हाइड्रोबरेशन ऑक्सीडेशन। THF सॉल्वेंट का नाम है, हाइड्रोबरेशन ऑक्सीडेशन। और इसमें डबल बॉन्ड पे एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है। पेरोक्साइड इफेक्ट की तरह सोचना है, लेकिन पेरोक्साइड में तो H और Br का एडिशन होता था, यहाँ पे H और OH का एडिशन होगा, लाइक एंटी मार्कोनिकॉफ। तो ब्यूटेन वनॉल बनेगा, ब्यूटेन वनॉल, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। फिर एसिड को ऐड कर दिया, हीट कर दिया तो एल्कोहल डिहाइड्रेट हो जाएंगे, 2 ब्यूटीन बनेगा। ये सारा आप लिख चुके हैं बोर्ड एग्जाम के लिए भी। 2 ब्यूटीन कैसे बनेगा? पहले प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा, वो रीअरेंज होके किस में चला जाएगा? सेकेंडरी में, और फिर ये एल्कीन बनेगी। तो 2 ब्यूटीन आपको मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। ये हो गया P16। और फिर आपने क्लोरीन ऐड कर दिया वाटर सॉल्वेंट में, तो फिर दोनों कार्बन पे Cl नहीं दिखेगा, एक पे Cl और एक पे OH आएगा। इसको कहते हैं हेलोहाइड्रिन। ये हो सकता है क्लोरोहाइड्रिन, ब्रोमोहाइड्रिन। एडजेसेंट कार्बन पे H और OH और हेलोजन हो, OH और हेलोजन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, ये पहला स्टेप है E1। आप वाटर डाल रहे हो तो वाटर से क्या होगा? सॉल्वोलिसिस होगा, फिर रिंग एक्सपेंड होगी, और साथ में हीट भी कर रहे हो तो फिर एल्कीन बना देना है। इस पूरी मैकेनिज्म को कहते हैं E1। तो ये मैंने बनाया अभी पहला P18। अब इस P18 में HBr ऐड कर दिया, बताओ क्या बनेगा? कोई भी कर लेगा, ये तो डबल बॉन्ड पे किसी पे भी H और किसी पे भी Br ले आओ। फिर डाल दिया आपने कार्बेनियन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या देता है? कार्बेनियन। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, कार्बेनियन मिल गया। और ये कार्बन हेलोजन बॉन्ड है, SN2 रिएक्शन हो जाएगी, ये इस पे अटैक करेगा और Br को आउट कर देगा, SN2 रिएक्शन। ये बन जाएगा फाइनली। लास्ट स्टेप है SN2। ये हो गया P20।
लास्ट स्टेप SN2 है। ठीक, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14। आपके पास है टर्शरी अल्कोहल POCl3 एंड पायरिडीन आपने ऐड किया, तब इसमें हॉफमैन एल्कीन मेजर बनेगी। ये नोट कर लें, ये हॉफमैन एल्कीन बनाना है एल्कोहल से, तो POCl3 एंड पायरिडीन। फिर ये कह रहे हैं HBr डाल दिया पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, कौन सा एडिशन, एंटी मार्कोनिकॉव। तो ये टर्शरी है, ये प्राइमरी है, Br प्राइमरी पे जाएगा, एंटी मार्कोनिकॉव। और फिर मीथेनॉल के साथ हीट कर दिया तो अगेन SN1। वाटर के साथ हीट करो या मीथेनॉल के साथ, इनको कहते हैं पोलर सॉल्वेंट। कौन सी रिएक्शन होगी, E1। फिर साइक्लोहेक्सीन बन जाएगा। ये तो यही हो गया ना, सेम, क्लोरो की जगह ब्रोमो ही तो है बस, और वाटर की जगह मीथेनॉल है। दोनों न्यूट्रल हैं, दोनों ऑक्सीजन है, पोलर सॉल्वेंट है इन जनरल। ये हो गया P23। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15। अब इसमें आपने ऐड कर दिया टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, क्या ऐड हो, क्या बनेगा बताओ। आंसर है हॉफमैन एल्कीन, क्योंकि ये क्राउडेड है, हॉफमैन एल्कीन मिलेगी आपको, क्राउडेड है ये। फिर हाइड्रोब्रेशन ऑक्सीडेशन कर दिया, जो अभी थोड़ी देर पहले लिखा था। हाइड्रोब्रेशन ऑक्सीडेशन करेंगे तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा। और फिर एसिड मीडियम में हीट कर दिया तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पहले कार्बोकैटायन बनेगा, फिर रिंग एक्सपेंड होगी, तो ये भी E1 मैकेनिज्म है, साइक्लोहेक्सीन बन जाएगा। ये हो गया P26। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 16। आपके पास है प्रोपेन, प्रोपेन का मोनोब्रोमिनेशन किया सनलाइट की प्रेजेंस में, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन बन जाएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन। Br2 ऐड कर दिया सनलाइट की प्रेजेंस में। फिर सोडियम ड्राई ईथर ले लिया, कौन सी रिएक्शन बताओ, नेम रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसके 2 मोल ले लेते हैं, ये एल्किन बन जाएगा। और ये कह रहे हैं कि यही एल्केन एक दूसरी एल्कीन से भी बनाया जा सकता है, जो मोस्ट स्टेबल एल्कीन होनी चाहिए, मतलब जिस पे अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा हो, तो वो ये एल्कीन होगी। इससे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसी में नहीं आएंगे। इसका हाइड्रोजनेशन करो, ये बन जाएगा। आगे समझ सबको। नेक्स्ट देखो, लास्ट वन 17। 17 प्रॉब्लम में पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है एरोमेटाइजेशन, एन हेप्टेन। ठीक है, एनसीईआरटी की ऑलमोस्ट रिएक्शन कवर होगी 11th वाले। Cr2O3 कैटालिस्ट, 773 केल्विन टेम्परेचर, 10 to 20 एटमॉस्फेयर P, इसको कहते हैं एरोमेटाइजेशन। नॉर्मल हेप्टेन से बनता है टोल्यूइन, टोटल 7 कार्बन है।
अगर नॉर्मल हेक्सेन होता तो क्या बनता? बेंजीन। ठीक। अब इसका ब्रोमिनेशन किया सनलाइट की प्रेजेंस में। आपको पता है कि सनलाइट की प्रेजेंस में तो सैचुरेटेड कार्बन पर रिएक्शन होती है, तो ये बन जाएगा ब्रोमो, sp3 कार्बन पे आएगा। फिर सोडियम ड्राई ईथर मीडियम में ले लिया, कौन सी रिएक्शन बोलो? तो फिर इसके 2 मोल ले लो आप। इसके 2 मोल आपको लेने पड़ेंगे और उन कार्बन के बीच बॉन्ड बना दो जहां Br है। ये होगा P32। आ गया समझ में सभी को? तो इसकी दूसरी एक्सरसाइज आप लेके जाएंगे, इन सबको करेंगे, जो रिएक्शन आपकी छूटी हुई है वो सारी कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसमें काफी रिएक्शन एनसीईआरटी की भी रिपीटेड है। अब आपको करना क्या है, घर जाके बगैर देखे इसको फिर से करना, और एक बार नहीं 2-3 बार करोगे, धीरे धीरे लगेगा आपको कि पूरी ऑर्गेनिक रिपीट हो रही है आगे। ठीक है। इसमें क्या इशू है, समझ में आ गया? तो इसको बगैर देखे आप जितनी बार करेंगे और स्ट्रांग होते जाएंगे, ये सब 12th में आपको हेल्प करेगा। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री निकालो जल्दी से।